हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज हम सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी के बारे में। ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसे अपना काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, हमें भी अपना कोई भी काम करना हो तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। उसी तरह किसी भी इंडिविजुअल सेल्स को अपना काम करने के लिए सेल को भी एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की नीड होती है। तो सेल को जो ये एनर्जी होती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एक स्पेशल ऑर्गेनेली, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे वाले हैं इस स्पेशल ऑर्गेनेली के बारे में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ओके, जिस तरह न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। और ये एक सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब वो खुद, उसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद उसके पास खुद का प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी होता है, जिसके वजह से वो खुद रिप्लिकेट कर सकता है और खुद अपना प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। इसलिए उसे सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। ओके, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो, उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज it provides the energy to the cell and it stores the energy of the cell. Okay, so ये एनर्जी के स्टोरेज में और एनर्जी के प्रोविजन में मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल हम कहते हैं। ओके, अभी हम जानते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता कहाँ है और किस सेल में पाया जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आपको केवल और केवल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में दिखने को मिलेगा। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया आपको सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलेंगे। ओके, अभी हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के शेप के बारे में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जनरली वैरी करता है, बट वो मेजरली आपको इलिप्टिकल या सॉसेज शेप में आपको मिलेंगे। कुछ कुछ सेल्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया ओवॉइड और रॉड शेप में भी मिलेंगे। ओके, अभी हम जानते हैं उसके नंबर के बारे में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी वैरी करता है सेल टू सेल। ओके, कुछ सेल्स में आपको ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे, कुछ सेल्स में आपको कम दिखेंगे। ओके, स्पेसिफिकली जिन सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है उन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि लिवर सेल्स और मसल सेल्स, उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नंबर में आपको मिलेंगे। ओके, अभी हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साइज के बारे में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ होता है 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर के रेंज में, वेरएज उसका डायमीटर होता है 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर की रेंज में। ओके, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का साइज। ओके, अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के प्रॉपर स्ट्रक्चर या इन डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। ओके, सो ये आपको दिख रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का 2 डायमेंशनल या 2D व्यू ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको अलग अलग पार्ट्स या कंपोनेंट्स मिलेंगे। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, सो आपको इसमें दो मेम्ब्रेन दिखेंगे। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो परमिएबल होता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करता है अपने अंदर और बाहर के अलाउ करता है। ओके, उसके बाद उसके अंदर एक जो मेम्ब्रेन होता है, ये रेड कलर का दिख रहा है, जो फोल्डिंग वाला मेम्ब्रेन, इसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, आउटर मेम्ब्रेन आपको स्मूथ दिखेगा, बट जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें आपको बहुत इनफोल्डिंग दिखेंगे, खूब सारे इनफोल्डिंग आपको दिखेंगे। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसे हुए दिखेंगे। ओके, ये जो फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, सो इनर मेम्ब्रेन forms number of folds into the mitochondria, so वो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, उसमें आपको ज्यादा फोल्डिंग्स दिखेंगे, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन रहता है वो फोल्डिंग फॉर्म में दिखता है, उसमें आपको बहुत सारे फोल्ड दिखेंगे। इन फोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं। ओके, ये जो मल्टीपल फोल्डिंग्स होते हैं, इन मल्टीपल फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहा जाता है। ओके, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ओके, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच जो स्पेस होता है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ओके, और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और जो इनर मेम्ब्रेन है, जो फोल्डिंग वाला मेम्ब्रेन है, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के
मेजर फंक्शन जो होता है एटीपी प्रोडक्शन, उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, अभी हम जानेंगे इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या 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 मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बारे में जानेंगे। ओके, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जिस तरह सेल के अंदर विस्कस या जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक जेली लाइक विस्कस स्ट्रक्चर होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आपको मिलेंगे। सो इस मैट्रिक्स को आपको आपको अलग अलग टाइप्स के एंजाइम मिलेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में काम आते हैं। ओके, उसके साथ इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मैट्रिक्स के अंदर दूसरे कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे। ओके, जैसे कि डीएनए। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर उसका खुद का डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए होता है। ओके, और इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, ये राइबोसोम भी मिलेंगे। ये दिख रहे हैं रेड और ग्रीन का मिक्सचर जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। ओके, और यहाँ पे एक मेजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो है कि राइबोसोम में जो राइबोसोम आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे वो होते हैं 70s टाइप के राइबोसोम। ओके, जिस तरह प्रोकैरियोट में 70s टाइप के राइबोसोम मिलेंगे, उसी तरह के राइबोसोम जिसे हम 70s टाइप का राइबोसोम कहते हैं वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70s टाइप। ओके, और ये राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के जो भी प्रोटीन्स होते हैं उसके प्रोडक्शन करने में काम आते हैं। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी प्रोटीन होते हैं उसमें से लगभग 15 to 20% of protein, 50 to 20% of proteins were synthesized by these ribosome. ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी प्रोटीन्स लगते हैं उसमें से 15 to 20% प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के राइबोसोम प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी के जो प्रोटीन्स होते हैं वो न्यूक्लियर राइबोसोम यानी कि एटीएस राइबोसोम प्रोड्यूस करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। ओके, ये हो गया राइबोसोम्स के बारे में। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है, ये डीएनए होता है मैटरनल डीएनए। ओके, मैटरनल डीएनए मतलब ये जो डीएनए होता है ये डीएनए डायरेक्टली मदर से आता है। ओके, यूजुअली जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो कंबाइन होता है मदर और फादर के डीएनए से, सो वो हाइब्रिड डीएनए होता है, न्यूक्लियर डीएनए जो होता है। बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये डायरेक्टली मदर से आया हुआ होता है। ओके, बिकॉज स्पर्म जब एग को फ्यूज करता है या एग के अंदर वो फर्टिलाइज हो जाता है, उस टाइम स्पर्म सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए को लेके आता है। ओके, तो एग के अंदर बाकी के जो भी ऑर्गेनेलिज होते हैं वो एग के खुद के होते हैं, यानी कि वो मदर के होते हैं। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपको डीएनए मिलेगा वो मैटरनल डीएनए होगा। ओके, वो कौन सा डीएनए होगा? मैटरनल डीएनए होगा। ओके, ये बात आपको याद रखना है, इसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ऑफ मैटरनल टाइप। ओके, अभी इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनफोल्डिंग दिख रहे हैं, ये इनफोल्डिंग में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगे। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर फंक्शन है, जो एटीपी सिंथेसिस, उसको परफॉर्म करने में ये प्रोटीन्स मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डिनियस स्ट्रक्चर। ओके, सो फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, इसके फोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं, और इस इनर मेम्ब्रेन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगे। ओके, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर फंक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन करना। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया मेजर रोल प्ले करता है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या कि एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके, जो भी फूड होता है, स्पेसिफिकली ग्लूकोज होता है, उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, और उसमें से जो एनर्जी लिबरेट होता है उसे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर किया जाता है। ओके, सो इस रिएक्शन को, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होकर CO2 और H2O बनता है,
और जो एनर्जी लिबरेट होता है या रिलीज होता है वो उसे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का मेजर पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स है। ओके, उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और बाकी के जो 2 स्टेप्स है ओके वो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। ओके, कौन कौन से है वो? एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है ईटीसी ओके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। ये जो दोनों है क्रेब्स साइकिल और ईटीसी रिएक्शन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ओके, ध्यान रखिए और ध्यान में रखिए ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और बाकी के जो क्रेब्स साइकिल और ईटीसी है ये दोनों आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। ओके, इसके बारे में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर के या माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन के बारे में जानना होगा। तो इसके लिए मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके देखेंगे। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्डिंग्स को या माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को मैं जब जूम करूंगा तो वो इस तरह दिखेंगे। ओके, यहाँ पे जूम किया हुआ स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो ब्लैक दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और ये जो रेड दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन और रेड के इस साइड में मैट्रिक्स होगा माइटोकॉन्ड्रिया का और ब्लैक के इस साइड में सेल का साइटोप्लाज्म होगा। ओके, और जैसे कि हमने बात किया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप दैट इज ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। सो इस साइटोप्लाज्म में फर्स्ट रिएक्शन होगा ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज से पाइरुवेट बनेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पाइरुवेट बनेगा। उसके बाद ये पाइरुवेट आउटर मेम्ब्रेन के प्रोटीन के चैनल थ्रू वो अंदर एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद वो इनर मेम्ब्रेन के प्रोटीन के थ्रू मैट्रिक्स में आ जाएगा। ओके, जब ये पाइरुवेट मैट्रिक्स के अंदर आता है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। ओके, जो दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल। ओके, सो वो मैट्रिक्स में वो क्रेब्स साइकिल होता है। सो जब पाइरुवेट अंदर आता है तो वो पाइरुवेट एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ के एंजाइम के थ्रू क्रेब्स साइकिल का रिएक्शंस परफॉर्म होता है, क्रेब्स साइकिल बनता है। ओके, मैट्रिक्स में जो भी एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम क्रेब्स साइकिल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और क्रेब्स साइकिल के रिएक्शन के बाद उस रिएक्शन के थ्रू कुछ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं जिसमें होते हैं NADH और FADH2। ओके, इस क्रेब्स साइकिल के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो बस अभी इतना याद रखिए कि क्रेब्स साइकिल जो है मैट्रिक्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें ये क्रेब्स साइकिल होता है जिसमें पाइरुवेट जो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होकर जो पाइरुवेट बना है वो आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में आता है। मैट्रिक्स में आने के बाद वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और क्रेब्स साइकिल में डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस होके एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनते हैं। एक है उसमें से एक है NADH और दूसरा है FADH। ओके, ये NADH और FADH जो बने हैं वो आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि जो तीसरा स्टेप है ETC रिएक्शन उसमें काम आते हैं। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, जो NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल होते हैं ये NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स को। ओके, इस इनर मेम्ब्रेन में आपको अलग अलग टाइप के प्रोटीन मिलेंगे। ओके, यहाँ पे ग्रीन कलर के प्रोटीन दिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स आपको दिखेंगे। इन प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन भी कहते हैं या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन ETC कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऐसे भी कहते हैं। तो ये प्रोटीन्स क्या कहते हैं, इस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, जिसके वजह से वो एक्साइट होते हैं और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर जो H+ आयन होते हैं, ओके, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, जो H+ आयन होते हैं, उन H+ आयन्स को वो बाहर की तरफ यानी कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस यानी मैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में जिसे हमने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का, उस स्पेस में वो H+ आयन्स को पुश करते हैं। ओके, ये जो प्रोटीन्स है इस प्रोटीन्स के थ्रू H+ आयन्स बाहर की तरफ पुश होते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ओके,
मैट्रिक्स में जो H प्लस आयंस होते हैं वो H प्लस आयंस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आते हैं और जिसके लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो NADH2 और APDH2 प्रोवाइड करता है। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद H प्लस आयन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाने की वजह से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बन जाता है कंपेयर टू मैट्रिक। ओके, सो वहां पे एक ग्रेडियंट बन जाता है। ओके, इस ग्रेडियंट में आपको H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा दिखेगी कंपेयर टू मैट्रिक्स। ओके, इस ग्रेडियंट की वजह से फिर H प्लस आयंस क्या करते हैं, वो अपना बैलेंस बनाने के लिए अगेन these H plus ions enter into matrix through a special protein called as ATPase. Okay, ATPase नामक एक प्रोटीन होता है। ओके, एक एंजाइम है इसे जिसे हम एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम के थ्रू H प्लस आयंस अगेन एंटर इनटू मैट्रिक्स, वो अगेन मैट्रिक्स के अंदर एंटर करता है थ्रू दिस ब्लू प्रोटीन। ओके, यहाँ पे जो ब्लू प्रोटीन दिखा है, इस ब्लू प्रोटीन के थ्रू वो H प्लस आयंस अगेन एंटर इनटू द मैट्रिक्स। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज होता है, ओके, H प्लस आयंस एनर्जी कैरी करता है। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर किया जाता है। ओके, सो ये रिएक्शन जो एटीपी बनाने का काम जो है, ये एटीपी बनने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए इस प्रोटीन की जरूरत होती है जिसे एटीपीएज एंजाइम कहते हैं। ओके, सो एटीपीएज एंजाइम प्ले है मेजर रोल इन एटीपी सिंथेसिस। ओके, अभी ये एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है वो हम देखेंगे, जिसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन ऐसे भी कहते हैं। ओके, सो वो दूसरा स्टेप, ओके, या दूसरा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा फंक्शन जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा स्टेप जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, जिसमें एटीपीएज एंजाइम, ये जो एंजाइम है वो ये मेन एंजाइम मेजर रोल प्ले करता है। ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम, इस एंजाइम की वजह से एडीपी जिसे हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं वो कंबाइन होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होके एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। ओके, सो इस तरह एटीपी का सिंथेसिस या एटीपी की प्रोडक्शन होता है जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ओके, जो होता है इस इनर मेम्ब्रेन में, किसके वजह से, जो H प्लस आयंस है वो H प्लस आयन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स के अंदर जब घुसेंगे थ्रू एटीपीज एंजाइम, उस टाइम आपको ये एटीपी प्रोडक्शन मिलेगा। ओके, सो ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ओके, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, जिसमें से एक है कैल्शियम का स्टोरेज। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम का स्टोरेज भी होता है। ओके, कैल्शियम का स्टोरेज सिर्फ दो ऑर्गेनेली में होता है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया में एपोप्टोसिस भी होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म एपोप्टोसिस आल्सो। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्ले है मेजर रोल इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ओके, सो वो खुद से ही सेल की डेथ होने में हेल्प करता है, जहां पे सेल जो होते हैं ओके, जो जहां पे सेल के कंपोनेंट होते हैं जिन जब डिग्रेड करना होता है, ओके, उस टाइम में उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस, वो परफॉर्म करने में माइटोकॉन्ड्रिया मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया अमोनिया के डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। ओके, सो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट का डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया मेजर रोल प्ले करता है। ओके, ये फंक्शन आपको स्पेसिफिकली लिवर सेल में मिलेंगे, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली अमोनिया होता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के काम में ये माइटोकॉन्ड्रिया मेजर रोल प्ले करता है। ओके, सो इस तरह ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग फंक्शंस है। ओके, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तीसरा कैल्शियम स्टोरेज, सो फोर्थ वन एपोप्टोसिस एंड फिफ्थ वन इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट लाइक अमोनिया। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो इस तरह हमने आज के इस लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना, माइटोकॉन्ड्रिया के इन डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जाना, और माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में इन डिटेल में हमने जान लिया। ओके, इसी तरह हम अगले लेक्चर में किसी नए ऑर्गेनेली के बारे में हम जानेंगे।
ओके।